ज़ाबिस्ट के इंतज़ामिया राज शेख साहब का ख़ासकर शुक्रगुज़ार हूँ, जिनके ताउन से जंग फ़ोरम का इनेकाद हो रहा है। ज़ाबिस्ट में ये पहला फ़ोरम नहीं है, इससे पहले भी फ़ोरम होता रहा है, बल्कि शायद 8 साल पहले हमने यहाँ पे सरकारी स्कूलों के मयार पर फ़ोरम किया था। उस वक्त की वजारत शायद पेचो ही थी, वो मौजूद थी। आज हमारा मौजू है NFC अवार्ड, और मैंने इसका उर्दू में टॉपिक रखा है कि मुत्तफ़िका NFC अवार्ड मुतनाज़ा क्यों। ये एक मुत्तफ़िका डॉक्यूमेंट था, 2009 में तैयार हुआ था, 2010 में नाफिज हुआ था। उस वक्त की मुंतखब गवर्नमेंट तमाम सियासी पार्टियाँ एक प्लेटफॉर्म पे थीं, सब ने इस पर साइन किए थे। ये मुत्तफ़िका डॉक्यूमेंट था, इसको आज मुतनाज़ी शक्ल दी जा रही है, और ये बात कही जा रही है कि वफाक इससे माली पोजीशन वफाक की कमज़ोर हो रही है। सूबों को देने के बाद उसको अपने खर्च के पैसे नहीं बचते हैं और वो माली मसाइल का शिकार है। तो आज के इस फोरम में हम यही जायज़ा लेंगे कि बेसिकली NFC अवार्ड है क्या, इसका क्या मकसद था, इससे पहले क्या था ये, और 2009-10 में जो दोनों ईयर इसके हैं नाफिज हुआ, तो ये किन तब्दीलियों के साथ नाफिज हुआ था, उसके क्या असरात हुए पॉजिटिव नेगेटिव सूबों पर, वफाक पर, और ये आवाज़ क्यों उठ रही है अब कि इसमें तब्दीली लाई जाए। इवन के IMF ने भी इसकी कोशिश की, बात रखी कि इसको तब्दील किया जाए। नून लीग जो इसकी साइनिंग है पार्टी थी, उसकी तरफ से आवाज़ें आई। नून लीग के कुछ लोग जो अब पार्टी में नहीं हैं, खाकन अब्बासी, मुफ्ता इस्माइल, दोनों भी इसको अपोज कर रहे हैं, और तहरीक इंसाफ ने भी इसको अपोज किया। वो भी समझते हैं कि इसमें तब्दीली ज़रूरी है। तो हम आज के फोरम में ये सब का जायज़ा लेंगे। हमारे साथ दो मारूफ शख्सियात मौजूद हैं, दोनों बहुत अच्छे इकोनॉमिस्ट हैं, आप देखते जानते होंगे। डॉक्टर कैसर बंगाली NFC अवार्ड में सिंध की भी नुमाइंदगी भी कर चुके हैं और बलूचिस्तान की भी नुमाइंदगी कर चुके हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। मुशीर भी रह चुके हैं, दोनों हुकूमतों के NFC से बराह रास्त ताल्लुक़ है। मोहम्मद साबिर साहब, आप भी एक इकोनॉमिस्ट हैं, SPDC से वाबस्ता हैं, और ये भी नुमाइंदगी सिंध की, सही कह रहा हूँ है ना, सिंध की नुमाइंदगी NFC में कर चुके हैं। तो दोनों मुताल्लिका शख्सियात हमारे पास मौजूद हैं। जंग फोरम इस तरह होता है कि डिस्कशन हम स्टार्ट कर देंगे, 20-25 मिनट की गुफ्तगू हमारी होगी, उसके बाद फोरम को ओपन कर देंगे, फिर आप लोग सवाल जवाब कर सकेंगे। 1 घंटे का सेशन है ये, ज़्यादा तवील नहीं है, आप लोग ज़्यादा बेचैन नहीं होइएगा। हो सकता है तकरीबात बहुत लंबी होती हैं, ये ज़्यादा लंबी तकरीब नहीं होगी हमारी। तो साबिर साहब आपसे शुरू करते हैं। पहले तो बच्चों को ये बता दें कि बेसिकली NFC अवार्ड है क्या, क्या था, क्या हुआ, उसके बाद आगे बढ़े। पहले तो बहुत शुक्रिया आप लोगों का मुझे इनवाइट करने का और ये मौका देने का कि मैं ज़ाबिस्ट में, मेरा ये पहला मौका है कि मैं इस तरह के सेमिनार से ज़ाबिस्ट में करूँ, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि प्राइवेट और अच्छी यूनिवर्सिटी है तो अच्छा फीडबैक आएगा, अच्छा डिस्कशन होगा। जहाँ तक NFC की बात है तो पहले ये समझ लेना चाहिए कि जो फिस्कल फेडरलिज्म है उसमें इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल रिलेशन की बहुत बड़ी अहमियत है। और वो होती क्यों है? वो होती इसलिए कि कोई एक टियर होती है जो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर रही होती है, और जो दूसरी टियर होती है वो कम टैक्स कलेक्ट कर रही होती है। और फिर दूसरी चीज़ एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर फ़र्ज़ करें कोई टियर जिसके पास कॉन्स्टिट्यूशनली कम टैक्सेस हैं और उसके पास एक्सपेंडिचर का बहुत ज़्यादा है, तो वो एक्सपेंडिचर कहाँ से फाइनेंस करेगी? तो उसके लिए जो मैकेनिज़्म है वो इंटर गवर्नमेंट फिस्कल रिलेशंस का और या ट्रांसफ़र का मैकेनिज़्म है। पाकिस्तान में भी ये मैकेनिज़्म इब्तदाई ज़माने से था, और उसकी वजह भी थी। इब्तिदा में सेल्स टैक्स जो सर्विस गुड्स का था वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, और इनकम टैक्स जो है वो फेडरल सब्जेक्ट था। लेकिन हुआ ये कि वफाक ने कुछ मजबूरी की वजह से वो ले लिया, और उसके बाद से फिर हम ओवरली रिलायंट रहे, क्या कहते हैं, टैक्सेस के इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल रिलेशन के ज़रिए ट्रांसफ़र्स के ऊपर। तो NFC हमेशा से लिए सूबों के लिए तो लाइफलाइन है उनकी। अगर फाइनेंशियल लाइफलाइन है, अगर वो नहीं हो, वो ट्रांसफ़र ना हो, तो वो तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी बायो एंड टैक्सेस हैं वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में है। 74 से लेकर अब तक बहुत सारे NFC हुए हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनली हर 5 साल के बाद ये अवार्ड होना चाहिए। ये डायनामिक कॉन्सेप्ट है, डायनामिक चीज़ है। ये नहीं कि एक दफ़ा बन गया तो हमेशा के लिए ख़त्म हो गया। इसको रिवाइव होना चाहिए और डिस्कशन आना चाहिए, चाहे वही आप कंटिन्यू करें चाहे ना करें, वो तो डिफरेंट इश्यूज़ हैं।
मैंने कोई 25 साल हो गए जो फिस्कल रिलेशंस को मैं एनालाइज कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मुख्तलिफ चीज़ें लिखी और जैसा अकरम साहब ने फरमाया कि एनएफसी में एज ए कंसल्टेंट जो है वो सिंध गवर्नमेंट को 7th, 8th और 9th में रिप्रेजेंट भी करता रहा हूँ। तो जितने भी मैंने अवार्ड देखे अब तक, उसमें 7th एनएफसी अवार्ड जो है ना वो सबसे बेहतरीन अवार्ड कहलाना चाहिए। उसकी वजह ये है कि 74 का जो अवार्ड हुआ था उसमें इतनी ज़्यादा नहीं था। पहला मसला था सिर्फ एक क्राइटेरिया के ऊपर डिसाइड हो गया, उसके अपने इश्यूज़ थे, उसकी अपनी पॉलिटिकल इकॉनमी थी। उसके बाद से कोई कम्प्रिहेंसिव अवार्ड इस तरह का मेजर नहीं देखने में आया और जो हुए वो केयर टेकर गवर्नमेंट के ज़माने में हुए। और ये जो अवार्ड था इसमें एक मुंतखब गवर्नमेंट थी, सबकी इन्वॉल्वमेंट थी और जो बड़ा इम्पॉर्टेंट इसमें यह था कि हॉरिजॉन्टल, तो दो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन और हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सिर्फ एक टीयर समझ लें और फेडरल गवर्नमेंट को एक टीयर समझ लें तो जो एक क्वेश्चन होता है कि फेडरल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास कितना आना चाहिए, ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। और फिर ये कि हर प्रोविंस को उस शेयर में से कितना मिलना चाहिए, ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो 74 से लेकर 7th एनएफसी अवार्ड तक वैसे तो इम्प्लिसिटली कुछ फार्मूले थे, लेकिन असल जो था वो पॉपुलेशन ही था। 7th एनएफसी अवार्ड जो है वो पहला अवार्ड है जिसने चारों प्रोविंसेस के एक एक पॉलिटिकल इकॉनमी के कॉन्सेप्ट को लिया। और हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल ये उस वक्त आई कि हम खैबर पख्तूनख्वा को कौन से उस पर कंपनसेट करें। तो सिंध का तो स्ट्रॉन्ग आर्गूमेंट टैक्सेस के ऊपर था, बलूचिस्तान बैकवर्डनेस और इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी दोनों में ठीक था। पंजाब पॉपुलेशन को ही हमेशा से पसंद करता रहा है और उन्हीं की वजह से पहले हमेशा पॉपुलेशन रहा। तो बड़ी मुश्किल से एक हाइब्रिड इंडिकेटर बनाया गया खैबर पख्तूनख्वा के लिए जिससे उनको थोड़ा सा हुआ। और फिर उन्होंने वॉर ऑन टेरर के ऊपर कहा कि हमें कुछ ग्रांट दे दी जाए, तो फिर वो वॉर ऑन टेरर उसमें शामिल किया। तो इस लिहाज से ये बड़ा पॉलिटिकली वायबल किस्म का था। और ना सिर्फ इस 7th एनएफसी अवार्ड ने ये किया कि इंटर गवर्नमेंटल फिस्कल रिलेशन के अंदर एक नई डायमेंशन दी, बल्कि साथ साथ उन्होंने जो है वो जो मुख्तलिफ इशूज़ थे, GDS का इशू था जो सिंध और बलूचिस्तान का मसला था, इसी तरह से हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के प्रॉफिट का मसला था जो आर्बिट्रेशन होती रही थी फेडरल गवर्नमेंट और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान, वो सारे इशू भी रिजॉल्व किए। फिर कुछ ऐसी चीज़ें थी कि जी कौन से टैक्स डिवॉल्व होने चाहिए, नहीं होने चाहिए। सेल्स टैक्स और सर्विसेज जो है वो प्रोविंशियल टैक्स था, फेडरल गवर्नमेंट ने उसको एक ख़त के ज़रिए लिया हुआ था और वो ख़ुद कलेक्ट करते थे, उसका रेट वगैरह सब कुछ तय करते थे और 2000 से लेकर 2010 तक वो कलेक्ट करते थे। तो वो भी फिर डिवॉल्व हुआ, उसी अवार्ड में माना गया। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हुई। अच्छा, उसके बाद हुआ क्या? हुआ ये कि मुख्तलिफ अवार्ड में अगर मैं जाऊँ तो 5th एनएफसी अवार्ड को अगर लें तो उस वक्त 37.5% जो है वो प्रोविंसेस का शेयर था और 62.5% जो है वो फेडरल गवर्नमेंट का शेयर था। इस अवार्ड में हुआ ये कि पहले साल 56.25 और दूसरे साल 57.5% जो है प्रोविंशियल शेयर था और बाकी जो है 47.5% जो है वो 42.5% जो है वो वफाक का शेयर था। अच्छा, उस वक्त भी ये सारे कंसेंसस के बेसिस पे कुछ प्रोजेक्शंस हुई। फिर ये मामला हुआ कि प्रोविंसेस गवर्नमेंट के दरमियान किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। तो ये बात तय हुई कि चलो पॉपुलेशन को सबसे ज़्यादा ही शेयर रखें 85% का। बाकी 3 क्राइटेरिया जो है उसमें इनवर्स पॉपुलेशन डेंसिटी, बैकवर्डनेस और टैक्स कलेक्शन एंड जनरेशन जो है उसको डिफरेंट वेट्स असाइन किए गए। और अब आलम यह है कि अगर ₹1 फेडरल गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देती है तो उसमें समझ लें कि आधा रुपया जो है यानी 100 रुपये में से 50 रुपये 51 रुपये जो है वो पंजाब को चले जाते हैं, 24.5 रुपीज़ सिंध के पास आ जाते हैं, 9.09 जो है वो बलूचिस्तान को चले जाते हैं और बाकी के जो पैसे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के पास चले जाते हैं। तो ये उसकी सिग्निफिकेंस है। और उसके उस वक्त कुछ जब एनएफसी होता है तो हमेशा ये होता है कि 5 साल के लिए आप कुछ प्रोजेक्शंस करते हैं और ये प्रोजेक्शंस प्रोविंशियल गवर्नमेंट नहीं करती। वफाक ने एक एनएफसी सेक्रेटेरिएट बनाया हुआ है, वो मुख्तलिफ इदारों से हेल्प लेते हैं, उनके अपने जो मैक्रो इकनॉमिक इंडिकेटर्स वगैरह हैं वो उसके बेस के ऊपर प्रोजेक्शंस करते हैं, उनकी जो भी कैपेसिटी है या जो भी है। तो उन्होंने कुछ आदाद शुमार उस वक्त रिपोर्ट में पब्लिश किए थे, वो रिपोर्ट ऑनलाइन अवेलेबल है। और एनएफसी सेक्रेटेरिएट का ये काम है कि वो हर 6 महीने के बाद एक रिपोर्ट लिखे इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और अगर आप जाके देखेंगे तो उनके वेबसाइट पे तो आपको पता लगेगा कि 2021 के बाद से शायद कोई रिपोर्ट
आई नहीं है, जो कि हर 6 महीने के बाद होना चाहिए था। और 7th NFC के बाद से कोई और NFC अवार्ड हुआ नहीं। हर साल, हर 5 साल के बाद होता ही है कि बगैर कोई मीटिंग बुला के या एक दाद मीटिंग बुलाकर 1-2 प्रेजेंटेशन करवा कर और एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इशू कर दिया जाता है। और अब हम जो है वो 10th NFC पे हैं, और लेकिन अभी उसके बाद भी इतना कोई कम्प्रीहेंसिव डिस्कशन हुआ नहीं है। तो ये है, इसमें कोई ऐसी शर्त है कि कमी बेशी हो सकती है? देखें, ये 18th अमेंडमेंट से आया था कि आप वर्टिकल शेयर को, यानी जो वफाक से सूबों को पैसे दिए जाते हैं, उसमें उस शेयर में कमी नहीं कर सकते। तो टेक्निकली आप उसमें कमी नहीं कर सकते। 8 में तो नहीं, 9th में और 10th में वफाक ने कुछ प्रपोजल दिए कि क्योंकि हम वो वर्टिकल शेयर तो कम नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक्सपेंडिचर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को दिए सकते हैं। क्या क्या मसलन कोई एक मसलन ये कि डेट सर्विसिंग को दे दिया जाए, ग्रांट में शेयरिंग कर ली जाए, सब्सिडीज़ में शेयरिंग कर ली जाए, जो इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसमें शेयरिंग कर ली जाए। इस तरह के कुछ प्रपोजल हैं जिसके ऊपर डिस्कशन होता रहा है, लेकिन इसमें कोई कंसेंसस लाजमी हुआ नहीं है। एक बात की वजाहत कर दूं कि आप इस अवार्ड को इस तरह से भी देख सकते हैं कि या तो आप ज़ीरो सम गेम समझें एज ए इकोनॉमिस्ट कि अगर मेरी जेब से जा रहा है तो उसका फ़ायदा हो रहा है, मेरा नुकसान हो रहा है, और अगर उसकी जेब से जा रहा है तो उसका नुकसान हो रहा है, मेरा फ़ायदा हो रहा है। दूसरा तरीका ये कि आप इसको विन विन सिचुएशन के तौर पे भी देख सकते हैं। विन विन सिचुएशन के तौर पे इस तरह से देख सकते हैं कि आप एक कोहेरेंट वे में देखें कि आप इन पैसों के ज़रिए क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट कर रहे हैं, क्या सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर अचीव कर रहे हैं, और उन सारी चीज़ों को अचीव करके टैक्स नेट को और टैक्स बेस को बढ़ाया जाए, GDP को बढ़ाया जाए, इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाया जाए, और एक कम्प्रीहेंसिव अप्रोच ली जाए। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो पाई का साइज़ जब बड़ा होगा तो डिस्ट्रीब्यूशन इतनी मैटर नहीं करेगी। लेकिन अगर आप पाई का साइज़ श्रिंक करते चले जाएंगे तो फिर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि ये ज़ीरो सम गेम है, मेरा नुकसान उसका फ़ायदा, उससे ले लूँ रिसोर्सेज और आपको दे दूँ। थैंक यू साबिर। कैसर बंगाली को लेते हैं। सर, ये इस वक्त का हॉट टॉपिक है और आप समझ रहे हैं कि इसको कहा जा रहा है कि इस पर तब्दीली ज़रूरी है। तब्दीली यूँ कि सूबों का हिस्सा कम किया जाए, बेसिकली वफाक को मसाइल है, तो ये क्यों ये इतना मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? शुक्रिया अकरम, और शुक्रिया आप सबका, स्टूडेंट्स का। दिस हॉल इज़ ऑलमोस्ट फुल नाउ, वेरी इनकरेजिंग, थैंक यू। ये बीच में 3 कुर्सियाँ खाली हैं बेटा, कोई पीछे से आके इसको भर दो, ये तस्वीर ख़राब हो जाएगी। यहाँ से पीछे से लोग आ जाएं बेटा, ये 2-3 कुर्सियाँ खाली हैं। आपकी ज़ेबस का नाम जाएगा, तस्वीर का इम्पैक्ट ख़राब जाएगा कि ये 3 बच्चे गैर हाजिर थे। जुनैद, अब तस्वीर लेना ही आइडियंस की पूरी। जी सर। कुछ चीज़ें मैं थोड़ी रिपीट कर दूं जो अभी साबिर ने कहा है। मैं अपना और साबिर का इंट्रोडक्शन भी थोड़ा दोबारा करा दूं। जी जी। 7th NFC कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। NFC का जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में है और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है इसमें कौन मेंबर्स होंगे। इट्स अ 9 मेंबर बॉडी जिसमें 5 फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं, फेडरल एंड प्रोविंशियल, और हर सूबे से एक टेक्निकल मेंबर होता है, तो 9 मेंबर बनते हैं। 7th NFC में आई वॉज द टेक्निकल मेंबर फ्रॉम सिंध एंड साबिर was the lead consultant जो सारा कैलकुलेशंस वगैरह देते थे। और इनका मैं कहता चलूँ कि हम 9 लोग टेबल पे बैठे होते थे, साबिर पीछे होते थे अपना लैपटॉप लेके, और जहाँ कोई दूसरी तरफ से कोई आर्गुमेंट आता था, हमें उनका जवाब देना होता था, तो साबिर would immediately go on his laptop, produce the numbers and give me the numbers, and then we would argue our case. Between us, we played a very effective role, and normally जब आप किसी भी negotiations में जाते हैं 100% कभी नहीं मिलता, आप compromise करके ही आते हैं। But Sindh got 100% of what we wanted. We wanted a 4-point criteria to replace a 1-point criteria. We wanted GST services to be devolved to the provinces. We got everything. So it was a great success. और जो टॉपिक है क्या पहला मुत्तफ़िका NFC, मुत्तफ़िका, मुतनाज़ा क्यों? ये जो नुमाया बात है इस NFC की कि इट्स अ कंसेंसस डॉक्यूमेंट।
नॉर्मली अगेन नेगोशिएशंस में ये होता है कि somebody comes out smiling and somebody comes out scowling कि जी मुझे जो चाहिए था नहीं मिला, मेरा उसने नुकसान कर दिया। लेकिन दिस वाज एन अग्रीमेंट वेयर एवरीबडी केम आउट स्माइलिंग, यू नो। और इस मुल्क में जहाँ इतनी कशीदगी है, इतनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इतना पोलराइजेशन है, आप टीवी खोलें तो एवरीबडी इज़ अब्यूजिंग एवरीबडी। दिस इज़ यूनिक दैट इन द 5 months ऑफ नेगोशिएशंस जो एनएफसी का चला है, 16 मीटिंग्स हुई, एक दफ़ा भी बदमज़गी नहीं हुई। No province accused each other, anyone of doing anything wrong. We didn't shout at each other, we didn't show eyes to each other. So ये बड़ा consensus document है और बड़ी sort of every cordiality से हुआ. So it's an important thing. जैसे साबिर ने बताया, सिंगल पॉइंट क्राइटेरिया था, पॉपुलेशन जो सिर्फ पंजाब को फ़ायदा देता था। पंजाब agreed to compromise because the federal government agreed to compromise. जो 1 point criteria से 4 point criteria में हम गए, तो जो आपको पता है, जो लोग इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स के हैं, कि 1 point criteria का मतलब ये है कि the weight for population was 100%. जब आप 4 point criteria में गए तो वो weight distribute होता है दूसरे क्राइटेरिया में, तो पॉपुलेशन का क्राइटेरिया गिरा के 82% हो गया। So Punjab was the only loser in this change. Punjab would never have agreed to lose money. Nobody agrees to lose money. So the center said, okay, we will compensate Punjab by increasing the provincial share or reducing the federal share. So it was done. अब ये कि controversy क्यों आई? जब ये NFC हो रहा था, simultaneously the Constitution Committee was meeting, and that committee came up with an amendment in the Constitution which is known as the 18th Amendment. उस कमेटी की हमें प्रोसीडिंग्स ब्रीफ की जाती थी, हमें पता था वहाँ क्या हो रहा है। साइमल्टेनियसली एनएफसी और कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी साथ साथ मीट कर रहे थे। हमें ये बताया गया था कि कॉन्करेंट लिस्ट अबॉलिश हो रहा है। जो ओरिजिनल 73 कॉन्स्टिट्यूशन में 2 लिस्टें थी, एक फेडरल लिस्ट और एक कॉन्करेंट लिस्ट। फेडरल लिस्ट का मतलब ये कि ओनली द पार्लियामेंट, फेडरल पार्लियामेंट कैन लेजिस्लेट। कंकरेंट लिस्ट मेंट एक वो सब्जेक्ट है जिसमें फेडरेशन और प्रोविंस दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं, लेकिन जहाँ कॉन्फ्लिक्ट होगा वहाँ फेडरल लॉ प्रिवेल करेगा, प्रोविंशियल लॉ नहीं करेगा। और 47 आइटम्स थे कंकरेंट लिस्ट पे, और सूबों का ये डिमांड था, ख़ास तौर पे छोटे सूबों का, कि इतना बड़ा कंकरेंट लिस्ट है, हमारे हिस्से में है ही नहीं कुछ करने को, देयर इज़ नो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सूबाई खुद मुख्तारी है ही नहीं। तो कंकरेंट लिस्ट को अबॉलिश कर दिया गया। 47 items were taken out of the domain of the federal government and handed over to the provinces exclusively. चूँकि ये प्रोविंशियल फंक्शंस में इतना इजाफा हो गया और फेडरल फंक्शंस में कमी हुई, तो ये भी जस्टिफाइड था कि फेडरल शेयर कम कर दिया जाए फ्रॉम 55% to 42%, और प्रोविंशियल शेयर बढ़ा दिया जाए टू 57%. That was one of the logic behind increasing the provincial share and reducing the federal share. फिर ये हमें था कि जब ये 47 आइटम्स सूबों को चले जाएंगे तो बहुत सारी फेडरल मिनिस्ट्रीज़ बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका सब्जेक्ट ही नहीं है अब। तो जब वो कम करेंगे तो फेडरल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, जब एक्सपेंडिचर कम होगा तो उनको ज़रूरत कम होगी पैसों की। लेकिन हुआ ये, आफ्टर द NFC was done in 2010, the federal government did not shut down any ministry. उन्होंने नाम बदल दिया। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री को फूड सिक्योरिटी मिनिस्ट्री कर दिया, एजुकेशन मिनिस्ट्री को प्रोफेशनल ट्रेनिंग मिनिस्ट्री कर दिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब वो कह रहे हैं कि जी चूँकि वफाक सूबों को 57% दे दिया तो इस वजह से हमारा फिस्कल क्राइसिस है। फिस्कल क्राइसिस तो है, आप अखबार में रोज़ पढ़ते होंगे, टीवी में हर न्यूज़ में सुनते होंगे कि वफाक के पास पैसे नहीं है, वो चाह रहे हैं कि सूबों से ले लें पैसे।
और ये अब NFC को दे आर गिविंग NFC अ बैड नेम. देयर आर पीपल इन इस्लामाबाद, पीपल रिप्रेजेंटिंग इस्लामाबाद, कराची के भी लोग हैं उसमें, लेकिन पीपल रिप्रेजेंटिंग इस्लामाबाद दे आर गिविंग NFC अ बैड नेम कि इट वाज अ बैड डिसीजन एंड द डिसीजन हैज़ टू बी रिवर्स्ड. और IMF भी चाहती है कि रिवर्स कर ले, क्योंकि IMF का मसला प्रोविंशियल डेफिसिट से नहीं है, IMF का मसला तो फेडरल डेफिसिट से है. और वो कहते हैं कि ये डेफिसिट इस डेफिसिट कम करने का एक तरीका ये है कि सूबों से ले लो. लेकिन हमारा आर्ग्यूमेंट ये है कि आपने मिनिस्ट्रीज़ नहीं ख़त्म की जो आपको ख़त्म करनी थी, वो फंक्शंस जो सूबों को चले गए वो इदारे अभी तक है. तो ये क्राइसिस आपने क्रिएट किया है, सूबों ने क्रिएट नहीं किया. सूबे ज़िम्मेदार नहीं है, ना NFC ज़िम्मेदार है, एंड यू हैव टू फिक्स इट. अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि क्यों हम डिफेंड कर रहे हैं. हम मैं NFC को इसलिए नहीं डिफेंड कर रहा कि मैं उसका सिग्नेटरी हूँ 7th NFC का, और ये मैं अपनी प्रॉपर्टी समझता हूँ और कहता है यानी कोई नहीं ले सकता. दैट्स नॉट द केस. आई थिंक इफ इट्स इन द नेशनल इंटरेस्ट वी शुड मेक all kinds of decisions. Ego doesn't come in. और वो जब NFC हुआ 2009 30 दिसंबर को साइन हुआ ग्वादर में. बाय मार्च 2010 वो इट बिकेम लॉ एंड इट वाज इम्प्लीमेंटेड. आपको पता है पॉलिटिक्स किस किस्म की है. The finance ministers of all the 4 provinces were member of NFC. चूँकि चीफ मिनिस्टर सिंध फाइनेंस मिनिस्टर भी था तो वो NFC का मेंबर थे, सैयद कायम अली शाह. मैं टेक्निकल मेंबर था. सो 2 of us represented सिंध. जो सिंध की नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उन्होंने शोर मचाया कि जी ये कायम अली शाह और कैसर बंगाली ने सिंध को बेच दिया और ये सारा दे के आगे, हमें इतना मिलना चाहिए था, ये नहीं मिला वगैरह वगैरह. तो चीफ मिनिस्टर ने मुझे बुलाया कि कहने लगा कि अब ख़ुद तो नहीं जा सकते थे. उन्होंने कहा जाके एक्सप्लेन करो. तो शाज़िया मरी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी. शाज़िया एंड आई वी वेंट आउट. हमने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक सखर में, एक हैदराबाद में, 3 पब्लिक मीटिंग्स की कुछ छोटे शहरों में, और वहाँ हमने NFC को एक्सप्लेन किया. एंड आई वॉज देन आस्क्ड टू कम एंड एक्सप्लेन NFC इन द सिंध असेंबली. अच्छा, असेंबली के रूल्स ये कि कोई नॉन मेंबर असेंबली के हॉल में नहीं आ सकता और बात नहीं कर सकता. तो उन्होंने जो स्पीकर थे उन्होंने ये किया कि ही डिक्लेयर्ड द इंटायर असेंबली एज अ कमिटी बाय लॉ, दैट दिस इज़ नाउ अ कमिटी. और मैं जो विजिटर गैलरी होते हैं वहाँ पर उन्होंने सेटअप किया सारा, और एक स्क्रीन भी लगाया, और मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि व्हाट हैव वी अचीव्ड, एंड दे वर ऑल वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड. लेकिन इसका जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये जितनी नेशनलिस्ट पार्टीज़ थी सिंध की, ये एंटी पंजाब थी. इनका पूरा नैरेटिव एंटी पंजाब था. मुझे याद पड़ता है 1981 में शायद HRCP का एक सेमिनार था लाहौर में ऑन प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और सिंध से एक बहुत बड़े नाम है, हिज अ बड़ा नाम है, वो रिस्पेक्टेड नाम है, वो भी गए हुए थे वहाँ से, नेशनलिस्ट पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव है. उसने कहा था कि अगर नहीं दोगे हमें हमारा हक तो मैं मशीन गन ला के लाहौर में सबको कत्ल करूँगा. मतलब दिस इज़ द काइंड ऑफ एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स दे वर मेकिंग एंटी पंजाब. 2010 में 18th अमेंडमेंट और NFC हुआ. 2013 में इलेक्शंस हुए मुल्क में, और मज़े की बात यह है कि सारी नेशनलिस्ट पार्टीज़ ने अलायंस किया PMLN के साथ, जो पंजाब की पार्टी समझी जाती है. व्हाट हैपेंड, इट वाज नॉट अ ट्रिवियल थिंग, छोटी मोटी चीज़ नहीं है. बेसिकली बिकॉज ऑफ द NFC एंड द 18th अमेंडमेंट, सिंध के अंदर जो एंटी पंजाब पॉलिटिक्स थी इट डाइड. इट कंट्रीब्यूटेड टू नेशनल यूनिटी. इट स्ट्रेंथन द नेशनल यूनिटी. तो जो लोग कह रहे हैं NFC को ख़त्म करो, वो इस मुल्क की जड़ें काट रहे हैं. ये मैं इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट आपको दे रहा हूँ. दे आर जस्ट सेइंग, दे आर एक्टिंग लाइक एन अकाउंटेंट कि ये अकाउंट्स देखो, ये इस कॉलम से इस कॉलम में पैसे आ जाएं तो हमारा मसला हल हो जाएगा, लेकिन इससे ये मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं. जो सिंध के अंदर
एंटी पंजाब पॉलिटिक्स ख़त्म हुई और ये सारे सिंधी नेशनलिस्टों ने पंजाब के साथ अलायंस किया, आज भी है। आज भी जो सिंध की जो अपोजिशन है वो बेसिकली PMLN ड्राइव कर रही है और सारी नेशनलिस्ट पार्टीज़ उनके साथ हैं, इंक्लूडिंग PTI। सो 18th Amendment gave political autonomy to the provinces. NFC gave fiscal autonomy to the provinces. With the provinces happy with the arrangement, it has strengthened the federation. And any attempt, and I'm saying this, I hope Islamabad is listening. I keep saying this, I say this in Islamabad also. Any attempt to undermine the 18th Amendment or the NFC will hurt the federation. तो वो चॉइस कर लें, ये जो अकाउंटेंट्स बैठ के बातें कर रहे हैं कि मुल्क की सलामती चाहते हैं या वफाकी हुकूमत की जो हवस है पैसों की उसको पूरा करना चाहते हैं। थैंक यू सर। सर ये बता दीजिए कि NFC अवार्ड अगर चेंज होता है किसी किस्म, तब्दीली का मतलब ये है कि ज़ाहिर शेयर सूबों को कम किया जाए, तो इसका क्या इम्पैक्ट होगा माली तौर पर भी? और जो प्रोविंशियल शेयर है वो 57.5% है, चले हम 1% कम कर देते हैं, 56.5 कर देते हैं, जो सूबों के पैसे कम होंगे, तो सूबों का जो पैसा कम होगा फॉर एवरी 100 रुपी रिडक्शन, चूँकि पंजाब का शेयर इस वक्त NFC में 52% है, तो एवरी 100 रुपी रिडक्शन पंजाब के 52 पैसे कम होंगे, 52 रुपीज़ कम हो गए, हर 100 रुपये के 52 रुपीज़ कम हो गए। चूँकि सिंध का शेयर 24% है, उस 100 रुपये में से सिंध का 24 रुपये कम होगा। बलूचिस्तान का शेयर 9 रुपये है, 9 रुपये कम हो गए। तो इस नुकसान का सबसे ज़्यादा नुकसान तो पंजाब को होगा, चूँकि 52 रुपीज़ कम हो जाएंगे उनके आउट ऑफ एवरी 100 रुपीज़। सो पंजाब के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसको रेजिस्ट करें। साबिर आप, मैं इसी सवाल में थोड़ा सा ऐड कर दूं। पहले तो ये समझ लेना कि हम बात क्या कर रहे हैं। अगर 2023-24 का जो बजट आया है और जो वफाक ने नंबर प्रेजेंट किए, अगर उन नंबर को हम सब एक लम्हे के लिए समझ लें कि वो सही एक्चुअल नंबर है, और उसमें हम ये समझ लेते हैं कि अभी तो यहाँ बात करें 1% कम करने की, 2% कम करने की, आप कितना कम कर देंगे? 7% कर देंगे, 6% कर देंगे, कितना कम कर देंगे आप? लेकिन अगर आप एक कैलकुलेशंस मोटी सी करें और सूबों का शेयर 0 कर दें, एक्सट्रीम सोल्यूशन, कोई ट्रांसफर फेडरल गवर्नमेंट से सूबों को ना हो, आप जानते हैं कि उस वक्त फेडरल गवर्नमेंट का बजट डेफिसिट कितना होगा? 2% ऑफ द GDP। यानी कितना बनेगा? 2% ऑफ द GDP जो है कितना बनेगा? 2% का मतलब 2 ट्रिलियन रुपीस। 2 ट्रिलियन रुपीस का बजट डेफिसिट। 20 खरब ट्रिलियन, 10 खरब के बराबर होता है। हाँ, तो 2 ट्रिलियन रुपीस उस वक्त है जब आप प्रोविंसेस का शेयर बिल्कुल 0 कर दें। तो अगर प्रोविंसेस का शेयर आप 0 भी कर देते हैं तो आप बजट डेफिसिट वफाक का नहीं खत्म कर सकते। अच्छा, दूसरी तरफ अगर आप देखें कि इंटरेस्ट पेमेंट को अगर आप 0 कर दें तो वफाक का बजट डेफिसिट गायब हो जाता है। तो मसला जो है ना, मेरे नज़दीक तो इंटरेस्ट पेमेंट है। मेरे नज़दीक जो है वो नेशनल फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रॉब्लम नहीं है। और वो नेशनल और इंटरेस्ट पेमेंट क्यों हुआ? इंटरेस्ट पेमेंट इसलिए हुआ कि आपका पॉलिसी रेट एक ज़माने में 6.5 और 7% था, आज वो 22% है, और आप जो बैंकों से बोरिंग कर रहे हैं वो 23% के ऊपर कर रहे हैं। जब आप 7% से 23% पे जाएंगे तो आप खुद समझ लें कि फिर आपको कितना उधार लेना पड़ेगा और कितनी उसकी इंटरेस्ट पेमेंट करनी पड़ेगी। और ये आलम उसी वक्त है। एक बड़ा आर्गूमेंट ये दिया जाता है कि इंटरेस्ट पेमेंट जो है ना बहुत ज़रूरी होती है प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। हम सब मैक्रो इकोनॉमीज पढ़ते हैं, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में हम बहुत मॉनिटरिस्ट, एवरीबडी टॉक लाइक अ मिल्टन फ्रीडमैन के जी हम मॉनिटरिस्ट हैं, और इंटरेस्ट पेमेंट ही जो है वो सोल्यूशन है, और उसके अलावा कोई इन्फ्लेशन का सोल्यूशन नहीं है। मैं सिर्फ एक सवाल करता हूँ, अगर आज हुकूमत पाकिस्तान ये कह दे कि हर किसी को हम 50,000 रुपये ट्रांसफ़र कर रहे हैं, हर किसी को, तो पाकिस्तान में कौन काम करेगा? कोई काम करेगा? अगर मुझे
मेरे घर के हर फर्द को 50,000 रुपये मिले तो कोई भी नहीं काम करेगा। जब कोई काम नहीं करेगा तो इस मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन होगी। जब प्रोडक्शन नहीं होगी तो महंगाई कम होगी या महंगाई बढ़ेगी। आप जो है वो 3.5 ट्रिलियन, 7 ट्रिलियन, बल्कि अब तो 4 ट्रिलियन तो इस वक्त आप 6 महीने में कर चुके हैं, 7 ट्रिलियन आपने करना है। जब 7 ट्रिलियन रुपीस आप ऐसे ही दे रहे हैं और वो किसी गरीब को नहीं दे रहे जिनकी लाइवलीहुड का इशू हो, वो पैसा आप उनको दे रहे हैं जो बैंकर्स हैं, जो जिनके पास थोड़ी बहुत सेविंग है, रिच भी हैं, वो भी हैं, तो पाकिस्तान में कौन इन्वेस्ट करेगा, कौन प्रोडक्शन में जाएगा। इस वक्त आप समझ लें दुनिया में एक कंट्री ऐसा है जो इस बात से परेशान है कि उसके यहाँ हर महीने प्राइस कम हो रही है। जानते हो कौन सा कंट्री है? एनी वाइल्ड गेस? चाइना। चाइना की ओवर कैपेसिटी है और सारी दुनिया परेशान है उससे, खुद चाइना परेशान है कि हमारे यहाँ प्राइसेस जो है वो कम हुए चली जा रही है। क्यों है? क्योंकि सप्लाई साइड बहुत ज़्यादा है, ओवर कैपेसिटी है। साबिर ये बताएं 2010 में नाफिज हुआ एनएफसी अवार्ड, सूबों के वसाइल में इजाफा हुआ, तो उसका इम्पैक्ट क्या है सूबों की कारकर्दगी में, एजुकेशन में, हेल्थ में, उस पर क्या इसका इस्तेमाल? लोग कहते हैं ना कि लूटा मारी बची हुई है, नहीं खा गए पैसे, ये इसकी क्या हकीकत है? देखिए मैं अगर ऑनेस्टली स्पीकिंग बात करूं तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। एजुकेशन में बहुत सारा काम हुआ। सबसे ज़्यादा अगर मैं सिंध के हवाले से बात करूं, मैं खुद कराची में रहता हूं, तो सबसे ज़्यादा विजिबल इम्पैक्ट मुझे हेल्थ में नज़र आया। हेल्थ की बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो बहुत बेहतर हुई। ये अलग बात है कि सिंध गवर्नमेंट सड़कों पे बहुत पैसा लगा रही है और फिर वो तोड़ भी रही है, अब वो डिफरेंट चीज़ें उसको कह रही हैं। मेरा उसके ऊपर कुछ इख्तलाफात भी हैं, कुछ नहीं भी हैं, पॉलिसी डिबेट्स होनी चाहिए और चीज़ें भी होनी चाहिए, लेकिन बात यह है कि वो तो पूरे पाकिस्तान का कलेक्टिव इशू है, फेडरल गवर्नमेंट का भी, सबका, कि वो हमसे तो कोई राय लेती नहीं है, ना पॉलिसी डिस्कशन में जाना चाहते हैं। प्रायोरिटीज़ को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत है। और एजुकेशन में मैं ये कहता हूँ कि अक्सर लोग कहते हैं कि एजुकेशन में हमने बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अचीव नहीं की इतना पैसा लगाने पे। पहले हम 1 रुपया खर्च करते थे, अब 3 रुपये खर्च कर रहे हैं, लेकिन इनरोलमेंट नहीं बढ़ा, पर यूनिट कॉस्ट बढ़ गई है। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि आज भी मैं आप इस सेमिनार में अगर पूछूँ कि आप लोगों के पास 2 चॉइसेस हों कि आपने स्कूल में टीचिंग करनी है, आप प्राइवेट स्कूल में करेंगे या गवर्नमेंट स्कूल में करेंगे? टीचिंग करनी है, आपने पढ़ाना है, आपने नौकरी करनी है, गवर्नमेंट में करेंगे। जॉब सिक्योरिटी है, पेंशन है, सारी चीज़ें। और आपसे मैं कहूँ कि आपने अपने बच्चों को स्कूल भेजना है, गवर्नमेंट स्कूल में भेजेंगे, प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे? इसका मतलब है कि प्रायोरिटीज़ में कोई प्रॉब्लम है ना। हमें चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हमें ये पैसे आने का मतलब ये है कि हमें सोचने के मुख्तलिफ अंदाज मिल रहे हैं। अब दूसरों को चीज़ों को डिफाइन करने का, पॉलिसी मेकिंग इज़ लाइक अ चेस, गेम ऑफ चेस। आप एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं और कहते हैं कि जी मैं ये मूव चलूँगा और ये 5 मूव के बाद मैं ये गेम जीत जाऊँगा। ऐसा नहीं होता। जैसा मैंने सोचा है दूसरा उस तरह से अब नहीं प्ले करता, वो अपनी स्ट्रैटेजी बनाता है और फिर मुझे उसके बाद सारी चीज़ों को रिवाइज करना पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि एजुकेशन में बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है। ये जो पैसे खर्च हो रहे हो उनकी इफेक्टिवनेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, लेकिन मसले का ये हल नहीं है कि ले लिया जाए। दूसरी बात ये इन्वेस्टमेंट को लाने की ज़रूरत है, क्राउडिंग इन करने की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल करने की ज़रूरत है। लेकिन ये मसले का हल नहीं है कि सूबों से इख्तियारात और पैसे लेकर वफाक को दे दिया जाए और इसका मुल्क का मज़ीद बेड़ा गर्क किया जाए। जी कैसे साहब, एक आप बोलिए जो मर्जी, मैं एक सवाल कर लूँ आपसे, इसके बाद फोरम को मैं ओपन करूंगा, आप लोग सवाल कर सकेंगे। अच्छा ये बता दें आप में से कितने लोगों को इस शोबे से, इस सब्जेक्ट से इंटरेस्ट है? कितने लोगों, हाथ खड़ा करें। ये तो मेरा ख्याल है जितने लोग बैठे हैं सबको इंटरेस्ट है, वरना होते हैं ना यहाँ। नहीं, मैंने कहा कहीं रियाज साहब ने ज़बरदस्ती बिठा दिया हो किसी और शोबे के हासिल के लिए। जी सर, मैं सवाल में जी ये सवाल जो पूछा था कि सिंध सूबों ने किया नहीं क्या? सर हाँ, एक बात ये भी, हाँ ये भी बताइए कि ये कहा जाता है कि सूबों को आदत हो गई है बस वफाक से पैसे ले लें और अपनी वसाइल बढ़ाने की कोशिश ना करें, इसमें क्या फिक्र? ये चलिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये कि 18th अमेंडमेंट को हुए 10-12 साल हुए हैं कि कौम की ज़िंदगी में ये बहुत ज़्यादा अरसा नहीं है। जो सिस्टम्स थे सूबों के वो चेंज होने में टाइम लगता है और वो आस्ते आस्ते चेंज हो रहे हैं। ये बिल्कुल सही इन्होंने कहा कि एजुकेशन में हमें बहुत नज़र नहीं आता, इनरोलमेंट नहीं बढ़ी है और वगैरह वगैरह। वहाँ पैसों का मसला नहीं है, सिस्टम का मसला है।
आप एजुकेशन में पैसे डबल कर दें फिर भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जो निज़ाम है एजुकेशन डिलीवर करने का वो चेंज करने की ज़रूरत है। और वहाँ जैसे साबिर ने कहा वहाँ कोई थिंकिंग नहीं है, ना कोई डिबेट है इस इशू पे। चीज़ें वैसे ही चल रही है और ये वैसे इसलिए चल रही है कि बहुत सारे वेस्टेड इंटरेस्ट है। मुझे ये पता है कि चूँकि हम दोनों कुछ इनका कुछ इन्वॉल्वमेंट रहती है गवर्नमेंट पॉलिसी से। एक ये था कि जी जहाँ जो बंद स्कूल पड़े हुए हैं उसको क्लोज घोस्ट स्कूल्स कहलाते हैं या क्लोज स्कूल्स हैं, उसको हर स्कूल का एक नंबर होता है, वो नंबर को किसी के साथ मर्ज कर दें। लेकिन जो घोस्ट स्कूल है वहाँ तो पैसे जा रहे हैं, टीचरों के भी जा रहे हैं, सबके जा रहे हैं, उनके घरों में जा रहे हैं। तो वो एक पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी है रेजिस्ट करने वाली कि इसको हम चेंज नहीं करने देंगे और ये नहीं हो पाया अभी तक। लेकिन हेल्थ में बहुत इम्प्रूवमेंट है। अगेन आप लोग जो इंटीरियर से है, BHU इज़ द लोएस्ट यूनिट ऑफ द हेल्थ। 1 रूम डिस्पेंसरीज हैं इन सिंध, दे आर वेरी गुड एंड आई कैन से दे आर वेरी गुड। चूँकि मेरा जब सिंध कहीं भी जाना होता है मैं BHU विज़िट करता हूँ। दवाइयाँ एक्सपायर्ड नहीं है, मैं दवाई चेक करता हूँ, साफ़ सुथरा है, डॉक्टर होता है। और सबसे बड़ा टेस्ट ये है कि पेशेंट्स होते हैं। इट्स अ मार्केट टेस्ट। ज़ाहिर है वहाँ कोई इलाज मिलता है तभी तो पेशेंट्स होते हैं, सो एक रश है। हायर लेवल पे जो जब से ये हार्ट का हॉस्पिटल है, क्या कहलाता है, कार्डियक NICVD, 2 कम से कम और सिंध में खुल चुके हैं। और हर कराची में और हैदराबाद में और जगह भी शायद हर फ्लाईओवर के नीचे एक कंटेनर रखा हुआ है। आप जब गुजरें तो नोटिस करें। These containers are emergency heart units because अगर किसी को हार्ट अटैक होता है उनको शायद 15 मिनट में या 10 मिनट में। कराची में 22 हैं ये यूनिट्स और आपके घर से ज़्यादा मैक्सिमम 10 मिनट की ड्राइव पर हैं हर जगह पूरे शहर में। तो NICVD जाते जाते ट्रैफिक जैम इतना होता है कि पेशेंट कैन डाई। सो नाउ द पेशेंट कैन गो टू दीज प्लेसेस, गेट फर्स्ट एड, स्टेबलाइज हो जाएं और फिर उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं। तो इस किस्म की कई इम्प्रूवमेंट्स हुई है। एक जो बहुत बड़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है, अगेन जो लोग इंटीरियर जाते हैं या ट्रैवल करते हैं, प्रोविंशियल हाईवेज़ बहुत अच्छे हो गए हैं। यू कैन ड्राइव 100 किलोमीटर/आवर नॉन स्टॉप अगर ट्रैफिक नहीं है, कहीं भी चले जाए। बल्कि हैदराबाद मीरपुर खास हाईवे इज़ बेटर देन द मोटरवे फ्रॉम सक्खर ऑनवर्ड्स। सो ये जो कहते हैं ना कि सूबों ने कुछ नहीं किया, बहुत कुछ किया है। आपका दूसरा सवाल जो था, हाँ, कहते हैं कि सूबों अपने वसाइल नहीं जमा करते हैं। GST सर्विसेज वफाक के पास था और वो सूबों को अपना हिस्सा देते थे। 2010 में जिस साल NFC हुआ है, वफाक से सिंध को 15 अरब रुपया मिले GST सर्विसेज के हेड में। 1 साल के बाद सिंध ने 25 बिलियन कलेक्ट किए। Now they have crossed 200 billion. बलूचिस्तान का 700 मिलियन कलेक्शन मिलती थी वफाक से। जब उनको मिला तो इस वक्त उनका 2.5 अरब रुपया कलेक्शन है। 2.5 खरब होगा सर। खरब 250 अरब है ना, 2.5 खरब। 250, हाँ। So anyone who says that the provinces are not collecting revenue, just go and see GST services numbers. They have done far better than FBR has done. फोरम को हाँ जी, बस थोड़ा सा इसमें ऐड कर दूं कि हाँ कि बहुत सारी जो टैक्सेस हैं प्रोविंसेस में उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन उसके ऊपर भी डिबेट होने की ज़रूरत है। बट एनीवे फोरम को ओपन करेंगे। आप में से कितने लोग सवाल करना चाहेंगे? मैं आइडिया कर लूँ एक। कोई सवाल? कोई नहीं? क्यों, सब्जेक्ट नहीं है आपका? अभी तो करे सब्जेक्ट है। I always insist on some girl asking the first question. So please, girls here, raise your hand. कौन करेगा और सवाल? मार्क्स कटेंगे आपके। हाँ, तब तो करेंगे सवाल। हर सवाल पे इजाफी मार्क्स मिलेंगे। पहले एक साहब तो कह रहे हैं कुछ है, ठीक है बेटा। बेटा पहले अपना नाम रिकॉर्ड कराएंगे, नाम, फिर उसके बाद सवाल करेंगे। सर मेरा नाम आसिफ अली है। आसिफ अली? जी हाँ, मैं BA सोशल साइंसेस का स्टूडेंट हूँ एंड इट्स माय लास्ट ईयर। और मेरा सवाल आप दोनों से है कि बलूचिस्तान का जो शेयर है NFC का वो 9 पॉइंट है।
क्या बलूचिस्तान में गुर्बत कम है या तो वहाँ पर फैसिलिटीज़ ज़्यादा हैं, यहाँ तो बलूचिस्तान दूसरे सूबों से बनिस्बत बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है जिसकी बिना पर इसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा कम है। हालांकि बलूचिस्तान कंट्रीब्यूशन में जो रिसोर्स कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, मिनरल कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, गावादर के नाम पर डोल पीटे जाते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके नाम पर कहा जाता है कि पाकिस्तान की जो लक है वो तब्दील कर सकता है। तो बलूचिस्तान का शेयर कम क्यों है और उसकी हालत इतनी बुरी क्यों है अब तक? थैंक यू जी सर, कोई जवाब देगा? दोनों जवाब दे दें अपने आप ब्रीफ रखिए। 7th NFC से पहले बलूचिस्तान का शेयर 5% था और उसको बढ़ाया गया टू 9%। यही वजूहात थी जो आपने जिक्र किया जिससे बढ़ाया गया। एक ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया चाहिए, पॉपुलेशन इज़ वन क्राइटेरिया। बलूचिस्तान की आबादी सिर्फ 6% है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमने एरिया को भी इंक्लूड कर दिया एज अ क्राइटेरिया। बलूचिस्तान का एरिया 44% है, तो वो गुर्बत का भी कैलकुलेट किया, उसमें बलूचिस्तान में गुर्बत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सब करने के बाद भी उसका शेयर 9% बनता है। बात ये है कि बलूचिस्तान का जो डेफिसिट है ओवर द लास्ट 75 इयर्स, जो इन्वेस्टमेंट का डेफिसिट है वो इतना बड़ा है कि 100% NFC का शेयर दे दे फिर भी नहीं पूरा होगा। So NFC is not the route to address Balochistan's problem. It is important, but it's not the route to address problems. मेरी एक किताब है बलूचिस्तान पे, क्राई फॉर जस्टिस के नाम से, उसमें पूरा एक चैप्टर है बलूचिस्तान बिटवीन 1955 एंड 2014। बलूचिस्तान को जो गैस की प्राइस बहुत कम मिली है उससे 7 खरब रुपया बलूचिस्तान ने लूज़ किया है। 7 खरब, 7 ट्रिलियन रुपीस बलूचिस्तान has lost. In other words, this is the amount transferred from Balochistan to other provinces. So other provinces have become richer by 7 trillion rupees and Balochistan has become poorer. So what Balochistan needs is over and above NFC. एक जैसे यूरोप में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ और पूरा यूरोप तबाह था जंग की वजह से, तो अमेरिका ने एक एड पैकेज दिया था और अमेरिका का जो उस वक्त सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था वो जॉर्ज मार्शल था, तो मार्शल प्लान कहलाता है, और अरबों डॉलर उन्होंने यूरोप को दिए रीबिल्ड करने के लिए। उन्होंने शहर बनाए, इमारतें बनाई, सड़कें बनाई, पावर स्टेशन बनाए, पोर्ट्स बनाए, रेलवे स्टेशन पर सब कुछ बनाया। What Balochistan needs is something like a Marshall Plan for maybe 30 years. और वो जब आप कर लेंगे, देखें बलूचिस्तान का क्यों शेयर कम है। बलूचिस्तान का रेवेन्यू जनरेशन कम है ना, बलूचिस्तान रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, लेकिन इसलिए नहीं कि वसाइल नहीं है, वसाइल तो है। इफ़ यू हैव मिनरल्स इन द ग्राउंड दे आर यूजलेस, बट इफ़ यू आर माइनिंग दोज वेरी। सर आइन के तहत सूबों का अख्तियार है उनके वसाइल पर, इस पर भी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी तक। सूबाई खुद मुख्तारी में ये है, लेकिन अगर मिनरल है ज़मीन में, जैसे गैस है सिंध की, तो अब वो सिंध को तो गैस नहीं मिलती, हालांकि ये है कि पहले वो इस्तेमाल करे उसके बाद दीगर सूबों को दी जाए। तो कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है, लेकिन जो वहाँ भी इम्प्लीमेंट पूरी तरह नहीं हुआ, क्योंकि 18वीं तरमीम में ये है कि जो गैस और ऑयल है वो वफाक की और सूबों की जॉइंट प्रॉपर्टी है, वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ और वफाक सारे फैसले करते हैं अपने मर्ज़ी से। इट्स अ डिस्प्यूट, इट्स समथिंग दैट इज़ गोइंग ऑन। लेकिन मिनरल्स ज़मीन में है, उसको आप एक्सप्लॉइट करेंगे, उसके साथ फिर उसकी इंडस्ट्री लगेगी, उस इंडस्ट्री का GST वो पे करेंगे, तो बलूचिस्तान का रेवेन्यू शेयर बढ़ेगा। रेवेन्यू पैदा करने की शेयर बढ़ेगा। लेकिन पहले आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट तो करें। वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने के तो बलूचिस्तान के पास पैसे नहीं है, तो वो तो वफाक ने करना है। साबिर, मैं कैसे साहब को सेकंड करूंगा, सिर्फ एक थोड़ा सा डिविएशन है। कैसे साहब ने बिल्कुल सही कहा कि NFC जो है वो बलूचिस्तान का हल नहीं है। अभी मैं एक छोटी सी स्टडी कर रहा था रॉयल्टी बलूचिस्तान के ऊपर,
और मुझे हैरत इस बात पे हुई कि बलूचिस्तान के अंदर जो भी मिनरल निकलते हैं उनको एक रेट है, मुख्तलिफ मिनरल के डिफरेंट रेट्स हैं, और जो मिनिमम रेट है वो पूरा का पूरा ट्रक उसी पे होता है। वो मिनरल रॉ फॉर्म में बलूचिस्तान से बाहर ले जाए जा रहे हैं। हमने एक प्रपोज़ल दिया, मुझे नहीं पता गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने इम्प्लीमेंट किया या नहीं किया। हमने ये प्रपोज़ल दिया कि ये रॉ मिनरल को अगर ले जा रहे हैं तो उसका रेट हाई रखा जाए और उस मिनरल को वहीं पे डिफरेंट उसमें कन्वर्ट किया जाए और रिफाइंड मिनरल जो है उसके ऊपर रॉयल्टी ली जाए। दो फायदे हम इसमें प्रपोज कर रहे थे। जब आप रॉ मिनरल का रेट बहुत ज़्यादा रखेंगे तो किसी को इंसेंटिव नहीं होगा कि रॉ मिनरल आप ले जाएं, और जब आप रिफाइंड मिनरल का कम रेट रखेंगे तो आपके बलूचिस्तान में इंडस्ट्री लगेगी। अभी तो ये हो रहा है कि सिर्फ माइनिंग हो रही है, वहाँ से चाइना ले जाएं, कराची ले जाएं, लाहौर ले जाएं, कहीं भी दुनिया में ले जाएं, कोई उसका फ़ायदा नहीं है बलूचिस्तान को। फ़ायदा उस वक्त होगा जब उसकी प्रोसेसिंग वहीं शुरू होगी। जब प्रोसेसिंग शुरू होगी तो इंडस्ट्री वहाँ लगेगी और चीज़ें होगी, तो जॉब्स क्रिएट होगी। तो बलूचिस्तान का जो मसला है, और NFC के मैं ये बता दूँ कि बलूचिस्तान एक वो वाहिद प्रोविंस था जिसने बहुत अच्छी तरीके से निगोशिएट इस तरह से किया कि उससे पहले बलूचिस्तान को 37 बिलियन मिलते थे और रईस आनी साहब ने सिर्फ एक ही फरमाइश की थी कि उनको 83 बिलियन रुपीस मिलना चाहिए। कहाँ 37 बिलियन और कहाँ 83 बिलियन। और ये बात वफाक ने मान ली और ये कहा कि चाहे हमारे टैक्स रेवेन्यू टारगेट मिले या ना मिले, हम आपको 83 बिलियन देंगे। इफेक्टिवली जो पहली साल मिला वो 10% के करीब उनका शेयर था, 9% नहीं था, इजाफी दिया गया था। तो ये बात समझ लें कि वफाक का मसला, वो बलूचिस्तान का मतलब NFC नहीं है, बल्कि जो मिनरल और दूसरी चीज़ें हैं उनकी जो रॉयल्टी है, जो उनका अपना राइट्स है, वो मसला है। और कोई सवाल नहीं है कोई? ठीक है सर, IMF की क्या वजह है कि जी इसको अपोज करने की, और वो क्या चाहते हैं और फिर मुतबादिल क्या हो सकता है? देखें, IMF की जहाँ तक बात है तो IMF जो है वो सीधी सीधी एक बात, एक मसला देखते हैं और उसका एक सोल्यूशन बनाते हैं, और वो सोल्यूशन बहुत आसान होता है। इस वक्त IMF जो है दो चीज़ों के ऊपर बहुत फोकस कर रहा है, और एक है उसमें कि टैक्सेस को बढ़ाया जाए और दूसरा ये कि डेफिसिट को कम किया जाए। लेकिन ये कोई बात नहीं हो रही कि ग्रोथ के ऊपर फोकस किया जाए, ये बात नहीं हो रही कि इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात किया जाए। मुझे इकनॉमिक्स इतनी ज़्यादा नहीं आती, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी मुल्क की प्रोडक्शन ज़ीरो हो, GDP में ग्रोथ 0% हो, रियल GDP में ग्रोथ, वो मुल्क टैक्स कैसे बढ़ा सकता है? जब आप प्रोडक्शन ही नहीं बढ़ा रहे, आप इन्वेस्टमेंट ही नहीं बढ़ा रहे, आप हाँ कोई टैक्स बढ़ाए चले जाएँ तो वो है। और दूसरी बात ये है कि टैक्सेस के निज़ाम में दो चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। जो आपने लूप होल्स क्रिएट किए हैं उसको ब्रिज करें। वो क्यों नहीं कह रहे कि जितने भी टैक्स एक्सपेंडिचर हैं टैक्सेस के अंदर वो ख़त्म कर दिए जाए? क्यों नहीं ख़त्म कर रहे? और ये क्यों नहीं कह रहे, हाँ टैक्स एक्सपेंडिचर की मैं एग्जांपल दे दूँ आपको कि फ़र्ज़ करें मैं 21 ग्रेड का अफसर हूँ तो मेरी सैलरी पे रिड्यूस टैक्स लगेगा, और जो प्राइवेट आदमी अगर उतने पैसे ले रहा है उसकी टैक्सेस सैलरी पे ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो ये जो मैंने रेवेन्यू लॉस किया ये टैक्स एक्सपेंडिचर कहलाता है। तो इसी तरह से सेल्स टैक्स जो है इस चीज़ पे 5% लगेगा, इस पे 18% लगेगा, इस पे 0% लगेगा। जो अगर 0% कर रहे हैं 18 के बजाय तो वो टैक्स एक्सपेंडिचर है। तो मुख्तलिफ चीज़ों के टैक्स एक्सपेंडिचर को देखने की ज़रूरत है। दूसरा जो एक बहुत बड़ा मसला है मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि हर कोई ये कहता है प्रोविंशियल टैक्सेस नहीं ग्रो कर रहे, तो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स की मिसाल दी जाती है। मैं तो कह रहा हूँ कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स सूबों से लेके वफाक को दे देना चाहिए। उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। नहीं, उसकी वजह मैं बता दूं कि 10 साल तक सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज प्रोविंशियल टैक्स था, लेकिन वफाक ने कलेक्ट किया। 2001 से लेकर 2010 तक वफाक ने कलेक्ट किया। सिर्फ एक लेटर था जिसमें सूबों ने एम्पावर्ड कर दिया था वफाक को। और पहले साल जब अभी 2011 में भी GST डिवॉल्व हो गया, बलूचिस्तान ने उनको राइट दिया था कि वो आप कलेक्ट करें और टैक्स रेट भी वो फिक्स करते थे, सब कुछ करते थे। अब भी उसूलन तो बिल्कुल सही बात है कि अमेंडमेंट होना चाहिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर कोई मसला भी है तो भी आप एक अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप ले लें, आप कलेक्ट करें। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो लूप होल्स हैं, और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्स से बहुत ज़्यादा टैक्स मिल जाएगा। उससे सिर्फ इशू ये है कि जो गैप क्रिएट हो रहा है, अगर फ़र्ज़ करें मेरी इंडस्ट्री है और मुझे पता है एग्रीकल्चर पे टैक्स नहीं है, तो मैं एक फार्म हाउस लेके रख लूँगा और सारी इनकम वहाँ से शो करूँगा, चाहे वहाँ से कुछ भी ना हो रहा हो। तो ये जो लूप होल्स हैं ये ब्रिज करने की ज़रूरत है। इसमें टैक्स पोटेंशियल ज़रूर है, लेकिन दो चीज़ों को देखना है
कि आप टैक्स को इकोनॉमी को कंप्रोमाइज़ करके बढ़ाने की बात ना करें। रिसेशन जब आपकी कंट्री में है, जब आप 0% ग्रोथ पे जा रहे हैं और आप वो कंट्री हैं जो आप 6% कंटिन्यूसली ग्रोथ देते रहे हैं और फिर आप 0% पे, तो फिर आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी टैक्स की जीडीपी? तो अगर टैक्स नहीं बढ़ाते तो कैसे अपने अखराजात पूरे करेंगे? जाहिर इशू तो है। मेरा ख्याल है, मैं आई माइट बी साउंड रेडिकल, लेकिन लोग मुख्तलिफ चीज़ों की बात करते हैं। एक तो पहली चीज़ ये होती है कि अगर मैं ज़ैबिस से कहूँ कि आप अपने एक्सपेंडिचर कम कर लें, तो मैं ये नहीं कह सकता कि POL पे इतने बचाएं, सैलरी पे इतने बचाएं। आप लोगों को पता होगा, आप अपना बजट बना रहे हैं, आपको पता है कितना क्वेश्चन कहाँ है, कौन कौन से आप फजूल खर्चे कर रहे हैं जिनको आप रिड्यूस कर सकते हैं और टेक्निकली कर सकते हैं, डिस्कशन से कर सकते हैं, ओनरशिप के साथ कर सकते हैं। इसी तरह से जो मेरे नज़दीक सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर है वो तो डेट सर्विसिंग का है। आप आधे से ज़्यादा रिसोर्सेज जो है वो डेट सर्विसिंग के नाम पे दे रहे हैं और आप ये समझ लें आपके के पास कोई कॉन्क्रीट स्टडी नहीं है किसी के पास कि उस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने का, इस डेट सर्विसिंग का इन्फ्लेशन पे क्या इम्पैक्ट है। कोई किसी के पास कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं अभी एक स्टडी प्रपोज की है हमने, जिसमें हम फिस्कल मल्टीप्लायर देख रहे हैं और उसमें हम ये देखने की कोशिश करेंगे इस डेट सर्विस से कितना जा रहा है। हर किसी का ये उल्टा आर्गूमेंट है कि ये जो है डायरेक्ट ट्रांजैक्शन जो है ना वो जीडीपी में कुछ क्रिएट नहीं करते, इनका मल्टीप्लायर इम्पैक्ट कम होगा। अच्छा, सिक्योरिटी के भी कुछ मामलात या अखराजात जो हैं वो NFC। पहले के सवाल का मैं अच्छा। जवाब दे दूं। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स वफाक को देने के लिए आइन में तब्दीली ज़रूरी है। आर्टिकल 160 lists all the taxes that the federal government can collect. One of them is income tax. तो उसमें लिखा है इनकम टैक्स एक्सेप्ट टैक्स फ्रॉम एग्रीकल्चर। तो ये 4 लफ्ज़ जो है एक्सेप्ट टैक्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, ये कॉन्स्टिट्यूशन से निकालना पड़ेगा, जिसके लिए अमेंडमेंट की ज़रूरत है। दूसरी बात टैक्सेस का ये है, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स पर ही बात करते हैं। टैक्स आप उतना ही जमा करेंगे जितना बड़ा बेस होगा। अगर बेस बड़ा है तो ज़्यादा टैक्स कलेक्ट करेंगे, अगर रेट बढ़ाएंगे तो फिर ज़्यादा करेंगे। लेकिन बेस ही अगर छोटा है तो आप जितने मर्ज़ी रेट बढ़ा लें, रेवेन्यू जनरेट नहीं कर सकते। एग्रीकल्चर में अच्छा, इनकम टैक्स का रूल ये है कि बिलो अ सर्टेन थ्रेशोल्ड यू आर एग्जेम्प्ट। अगर मेरी तनख्वाह सिर्फ 50,000 रुपये महीना है तो मैंने जो इनकम टैक्स देना ही नहीं है, चूँकि मैं उस थ्रेशोल्ड के बिलो हूँ। एग्रीकल्चर में भी यही होगा इनकम टैक्स। 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स, वो वैसे ही एग्जेम्प्ट हो जाएंगे इनकम टैक्स लॉ के तहत। सो द नंबर ऑफ फार्मर्स who will be liable to pay income tax will be very small. मेरे अपना ख्याल ये है कि 100 से ज़्यादा फार्मर नहीं होंगे जो बहुत बड़े कहलाएंगे। चलिए सर, अलग इशू है ये, टैक्स इसको रेवेन्यू की गुंजाइश इसको अभी सवाल NFC के एक्सपेंडिचर की आपने सवाल किया ना, इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर आप जो है वो कम नहीं कर सकते। यू हैव टू पे इंटरेस्ट दैट यू हैव इनकर्ड। द की इज डिफेंस एक्सपेंडिचर, दैट हैज टू रिड्यूस। नहीं, मैं ये सवाल मेरा यही था, सवाल सुन ले कि सिक्योरिटी के मामलात भी NFC सूबों के हवाले करने की बात इसमें है कोई शामिल कि जी सिक्योरिटी को भी कुछ सिक्योरिटी शेयर, तो हवाले नहीं कर रहे हैं, नहीं कोई शेयर, लेकिन उसका शेयर जी शेयर कह रहे हैं। उन्होंने उनका प्रपोजल ये है जो इनफॉर्मल है एक लिहाज से। NFC की एजेंडा पे अभी तक ये बिल्कुल फॉर्मली नहीं आया है। हमने 7th NFC में ये किया था, चूँकि उस वक्त 2008-9 में बहुत ज़्यादा इंसर्जेंसी थी खैबर पख्तूनख्वा में, तो और बहुत तबाही हुई थी। तो हमने ये तय किया था कि जो डिविजिबल पूल है, जो टोटल पूल है, जो जिसमें से सूबों को पैसे मिलने हैं, वफाक को और सूबों का हिस्सा बनना है, उसमें 1% पहले हम खैबर पख्तूनख्वा को दे देंगे और जो 99% होगा उसको डिवाइड करेंगे बिटवीन द फेडरेशन एंड द प्रोविंसेस। ये 7th NFC में तय हुआ है। अब ये आर्गुमेंट लेके आ रहे हैं कि जी 1% तो आप खैबर पख्तूनख्वा को दे रहे हैं, 7% 7% वफाक को दें, जिसमें 3% सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए है और 4% जो है वो फाटा और गिलगित बल्तिस्तान के लिए है। तो ये प्रपोजल है, ये प्रपोजल है। अच्छा, मैं साबिर से मैं पूछ लूँ, सवाल कोई नहीं है यहाँ से, मैं ही करता रहूँ? ठीक है, सुनते रहें फिर।
हाँ बेटा दो, इधर माइक दो बेटा, ये माइक दो उधर। अपना नाम पहले बता दीजिएगा ना इसमें। जी मेरा नाम ये ले लो। हेलो, अब सही? ठीक है। अच्छा जी, मेरा नाम जम्मार जोखियो है और मैं जियो का रिपोर्टर हूँ, पर मैंने यहाँ से 2020 में ग्रेजुएट किया है, तो मतलब मैं नाम बेटा दोबारा बताओ। जम्मार जोखियो। जमार जोखियो। जी जी। और मैं 2020 से यहाँ ग्रेजुएट किया, बहुत टाइम बाद यूनिवर्सिटी आया। सर मेरे दो सवाल थे। एक आपसे सवाल था, आपने कहा था कि 2010 में 18वीं तरमीम के बाद जो है एंटी पंजाब सेंटिमेंट यहाँ से सिंध से ख़त्म हो गया। काफ़ी कौम परस्त यहाँ पे पार्टियों ने यहाँ उनकी हिमायत की या उनके रहनुमाओं ने, तो कोई लिस्ट कर सकते हैं किन लोगों ने जो है वो एंटी पंजाब सेंटिमेंट ख़त्म होने के बाद उनकी हिमायत की? ज़बान माजरत के साथ टॉपिक का नहीं है ये। अच्छा, ये अलग चले एनएफसी पे बात करें। एनएफसी पे एनएफसी पे बता दें कि अगर जो यहाँ पर सूबों की बात होती है, नए सूबे बनने की, जैसे सराइकी बेल्ट की या कहीं और बनने की बात होती है, तो उसमें लाजमन वो उसमें तरमीम की तो ज़रूरत होगी। उसको आप कैसे देखते हैं कि एनएफसी अवार्ड, क्योंकि आइन के तहत कम तो नहीं हो सकता, अगर कम नहीं हो सकता तो नए सूबों की जगह कैसे बनेगी, उस पर आप अगर कुछ बता दें। ठीक है, वो एक इशू नहीं है। अगर 4 के बजाय 5 सूबे हो जाते हैं तो जो डिविजिबल पूल में सूबों का हिस्सा है इस वक्त 4 में डिवाइड होता है बेस्ड ऑन डिफरेंट रेशियोज, वो 5 में डिवाइड होगा। वो कोई बड़ा इशू नहीं है। सर मेरा सवाल साबिर या काजी साहब जो भी है बताएं इसमें। अभी जो कंट्रोवर्सी उठी है, ये एक तो ये बता दें कितनी ताकतवर है ये, कि आईएमएफ से भी आया इसका और प्राइवेटली भी नून लीग से भी कुछ जो उनके माजी के लोग हैं वो भी कह रहे हैं। तो आपके नज़दीक ये कितनी ताकतवर आवाज़ है आईएमएफ के इसके एनएफसी पे? देखें, आवाज़ें जितनी भी ताकतवर हो, एनएफसी में चेंज करने का एक मैकेनिज़्म है, और वो मैकेनिज़्म ये है कि प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूट करता है। 10th एनएफसी कॉन्स्टिट्यूट हो चुका है। कैसर साहब बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और भी लोग हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब तक ये सारे मिलकर कंसेंसस बेस्ड तरीके से ये फैसला नहीं करते कि ये जो 7% का प्रपोज़ल है या 2% का प्रपोज़ल है, ये लोग जब तक एक्सेप्ट नहीं करते और डॉक्यूमेंट साइन नहीं होता, तो ऐसे चेंज नहीं हो सकती है। एक और ओवर द वे तरीका है कि वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आ जाए, जो पिछले 2 आए, लेकिन वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कोई बहुत सब्सटेंशियल चेंज अवार्ड में नहीं ला सकता। तो इस बात का जो स्कोप है कि वो एनएफसी जो है वो बगैर डिस्कशन के, बगैर किसी उसके चेंज हो जाएगा, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी बता दीजिए कि ये जब ये आवाज़ें उठ रही हैं कंट्रोवर्शियल इसको करने की या तब्दीली की, तो सूबों की तरफ से ऑफिशियली कोई कहाँ से क्या मज़ामत है, ये भी तो देखिए, ये सवाल मेरा तो ख्याल था कि मैं कैसर साहब से करूं, लेकिन बहरहाल मैंने अभी मैंने कैसर साहब से मैंने पूछा था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, तो कैसर साहब का तो अभी कहना है कि सरकारी तौर पे कोई चीज़ नहीं आई, ना बल्कि आप ही बताएं। जी, मतलब on paper, in newspaper articles, on television and other forums, तो हम उसको काउंटर करते हैं। लेकिन मैं ये बता दूं कि चीफ़ मिनिस्टर सिंध ने जब कोई ऐसी चीज़ आती है वो एक ख़त लिखते हैं एनएफसी सेक्रेटेरिएट को, और सिंध की जो पोजीशन है अपोजिंग दीज मूव्स वो ऑन रिकॉर्ड लाते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है। इसकी जो सिंध की कम से कम ऑन रिकॉर्ड, उसकी वजह दूसरे सूबे इसलिए नहीं करते हैं कि देखें, बलूचिस्तान तो एक कॉलोनी है, वहाँ उनको इख्तियार नहीं है इंडिपेंडेंट फ़ैसले करने की। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में वो पार्टीज़ हुकूमत में हैं जो वफाक में भी है, तो वो कॉम्प्रोमाइज़ है। सिंध इज़ दी ओनली प्रोविंस जो एक सिंगल पार्टी है जो वफाक में नहीं है और जो स्टैंड लेने के काबिल है। तो ये ऑफिशियल भारत में या अमेरिका में या कनाडा वगैरह में जो रियासतें हैं, उनकी सूबे के लें, रियासतें के लें, उनको माली खुद मुख्तारी हासिल है। वो खदमात पे, अशिया पे खुद अपनी पैदावार पे टैक्स लगा सकते हैं, जमा करते हैं, खर्च करते हैं। तो ये इस तरफ हम जा सकते हैं। उसमें हमारा ये इकनॉमी का स्ट्रक्चर का मसला है। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 2-3 शहरों में कॉन्सेंट्रेटेड है, कराची, लाहौर, फैसलाबाद। अगर आपने सूबों को दे दिया कि आप ख़ुद ही कलेक्ट करें, तो पंजाब और सिंध तो बहुत माला माल हो जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान के पास कोई पैसे नहीं होंगे।
जब आप जॉइंट कलेक्शन से उसका हिस्सा खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को भी देते हैं तो उनको भी कुछ पैसे मिलते हैं। तो द रीज़न मैं समझता हूँ पाकिस्तान में और NFC की शदीद ज़रूरत है वो ये है कि हमारे यहाँ यकसा इकनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है। तो जब तक वो पसमानदा इलाके डेवलप नहीं होते वहाँ प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बनती, इसकी ज़रूरत है। सर NFC की अभी आप बताइएगा बाद में। सर NFC की शिक है कि आप NFC अवार्ड में कमी नहीं कर सकते, इजाफा कर सकते हैं या वही रखेंगे, तो इजाफे के इम्कानात कुछ है? कोई इम्कानात नहीं। मैं सिर्फ टैक्सेस के हवाले से 2-3 बातें कहूँगा कि मेरा ख्याल है कि जो प्रोविंशियल टैक्सेस हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। और ये बात मुख्तलिफ मौक़ों पे मैं कह भी चुका हूँ, बहुत सारे लोग इख्तलाफ भी करते हैं। मिसाल के तौर पे इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स को ही ले लीजिए। थ्योरी ये कहती है कि अगर कोई टैक्स बेस इमोबाइल है तो वो लोकल गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए, और हो भी ये रहा है कि 80% ऑफ द कलेक्शन जो है वो लोकल गवर्नमेंट के पास है। मैंने मुख्तलिफ फोरम पे चीफ मिनिस्टर साहब से कहा भी कि भाई ये टैक्स तो लोकल गवर्नमेंट का है, उनको दे दें और लोकल लेवल पे उसकी इन्वॉल्वमेंट करें, उसकी यूटिलाइजेशन करें, तो वो टैक्स की रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। अगर हम में से बहुत सारे लोग सोसाइटीज़ में रहते हैं और उन सोसाइटीज़ में आप देखें कि जो भी यूज़र चार्जेस के नाम पे या यूनियन के जो चार्जेस हैं वो हम बाकायदगी से पे करते हैं, तो वो प्रॉपर्टी टैक्स भी दे देंगे अगर हमें पता होगा कि हमारे इलाके की डेवलपमेंट पे लगा जाएगा। इसी तरह से जो भी टैक्सेस हैं उनको सर्विसेज के साथ लिंक करने की ज़रूरत है, और दूसरी ये कि उनको रैशनलाइज करने की ज़रूरत है, उनको रिवैम्प करने की ज़रूरत है, उनके रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो इस तरह से नहीं कि आप बस डंडा लेके कह दें कि जी इसको बढ़ाना है। सर आखिरी सवाल, NFC के बारे में बाज़ क़ुव्वतें ये कहती हैं कि निचली सतह तक नहीं गया, ये सूबे तक तो आया, उससे नीचे नहीं गया, इस पर क्या है? मैं इस बारे में तो अपने आप को भी थोड़ा सा कसूरवार समझता हूँ। मेरा कैसे साहब ने जो कहा कि वो नंबर जनरेट कराने के अलावा जो एक कंट्रीब्यूशन मैं समझ रहा था वो ये था बहुत बड़ा उस वक्त, और उस वक्त मैं बहुत खुश था और बाद में बड़ा नाखुश हुआ। वो ये था कि एक OZT ग्रांट्स थी जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के बिहाफ पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट के शेयर से वफाक कट करती थी और डायरेक्ट लोकल गवर्नमेंट को देती थी। अच्छा, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग ये थी कि वो ग्रांट जो है वफाक अपने पैसों से दे रही है, और वो बहुत खुश थे और वो हर किसी को पैसे ट्रांसफ़र कर रहे थे। मैंने प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बताया कि ये गलत हो रहा है, उसूली तौर पे ये ग्रांट फेडरल गवर्नमेंट को देनी चाहिए, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट नहीं दे रही है बल्कि आपके शेयर से डिडक्ट कर रही है। और ये बात समझाने में मुझे चारों प्रोविंसेस को बहुत टाइम लगा, और वो समझ गए, और समझने के बाद इस बात को वफाक से रेज़ किया कि हमारा शेयर बढ़ाओ। जो एक शेयर बढ़ने की वजह थी वो ये भी थी, और फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही कि जब पैसे हम नहीं देने हैं तो फिर वफाक क्यों कट करके दे, हम अपने शेयर में से खुद देंगे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या कि सिंध का एक डेफिसिट था, जो मैंने कहा कि नहीं ये जब डिवॉल्व करेंगे तो सिंध को नुकसान होगा। मेरी कैलकुलेशंस के बेसिस पे फर्स्ट ईयर 6 बिलियन रुपीज़ एक्स्ट्रा सिंध गवर्नमेंट को मिला, और सिंध गवर्नमेंट वो वाहिद गवर्नमेंट है जिसको OZT में अभी भी ग्रांट मिल रही है। अच्छा, अब अंडरस्टैंडिंग क्या है? ऑक्ट्राइन ज़िला टैक्स, पहले ऑक्ट्राइन ज़िला टैक्स हुआ करता था, हर लोकल गवर्नमेंट की वो सबसे बड़ी रिसोर्स थी, उसको एबॉलिश करके GST को 12.5% से 15% या 12.5 से 15% कर दिया गया। अच्छा, उस एक चेंज की वजह से मैं तो बहुत खुश था कि अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बहुत ईमानदारी से 1/6 ऑफ द GST जो है वो लोकल गवर्नमेंट को देंगे। और दूसरी बात ये थी कि 18 अमेंडमेंट कहा गया कि फाइनेंशियल ऑटोनॉमी होगी लोकल गवर्नमेंट की, उनको एम्पावर्ड किया जाएगा, और होना भी चाहिए। अब तक जितनी हमारी रिसर्च है उसने ये बताया है कि जब 2000 के बाद फिस्कल डिवोल्यूशन हुआ था, चाहे उसमें कितनी खराबियां थी, खूबियां थी, हमारी भी उस पर क्रिटिक थी, सब था, लेकिन उस वक्त एजुकेशन में बहुत बेहतरी आई थी, उसमें हेल्थ में बहुत बेहतरी आई थी, और हर अक्रॉस द कंट्री आई थी। ये नहीं हो रहा था कि सिर्फ कराची में बेहतरी हो रही दूसरी जगह। तो कहने का मकसद ये कि हमारी अंडरस्टैंडिंग, और मैंने जो ये किया था तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये थी कि निचली सतह पे और रिसोर्सेज ट्रांसफ़र होंगी, लेकिन हुआ उसके बरक्स। बहुत सारे प्रोविंसेस ने ख़त्म कर दिया। बलूचिस्तान के अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो OZT की, वो पूछा तो उनका OZT तो हमें मिलती नहीं, हम क्यों ट्रांसफ़र करें। इसी तरह से पंजाब और दूसरी जगहों पे भी बहुत वो है। तो निचली सतह में रोल बैक हुआ है 7th NFC के बाद से। ऐसा नहीं हुआ कि जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये जो आप समझते PFC की ज़रूरत है, PFC की भी ज़रूरत है और डिवोल्यूशन की भी ज़रूरत है। हाँ, बात वही है। हाँ बिल्कुल।
ठीक है। इस पे कोई शक नहीं है कि लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत है, लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि लोकल गवर्नमेंट क्यों नहीं है। किसी भी सूबे में नहीं है, नहीं सिंध में भी नहीं है, न होने के बराबर है। टेक्निकली है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट तमाम सूबों में लोकल गवर्नमेंट के तमाम फंक्शंस ले लिए गए हैं। अब वो कचरा उठाने का काम भी लोकल गवर्नमेंट के पास नहीं है। एक कंपनी बनाई गई है सिंध सॉलिड वेस्ट कंपनी, पंजाब ने भी वही किया है, बाकी सूबों में भी ये किया। देखिए, लोकल गवर्नमेंट उस पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में लोकल गवर्नमेंट उस वक्त मजबूत होती है जब मार्शल लॉ होता है, क्योंकि फ़ौज चाहती है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को कमज़ोर करें, सूबों को कमज़ोर करें, और वो फिर लोकल इलेक्शन कराती है। ज़ियाउल हक ने भी, अयूब खान ने भी कराया, ज़ियाउल हक ने भी कराया, मुशर्रफ ने भी कराया। तो पॉलिटिकल सर्कल्स में लोकल बॉडीज़ शक से देखा जाता है कि ये आमराना ताकतों का एक इंस्ट्रूमेंट है। हुआ भी है ये। सो इसको देखने की ज़रूरत है। सिंध नहीं, मैं लेट मी कंप्लीट। सिंध में चूँकि एथनिक डिवाइड है, तो जब कराची से आवाज़ उठती है लोकल गवर्नमेंट की, तो बाकी सिंध में ये समझा जाता है कि कराची अलग करने की बात हो रही है। सो इसको, इस पॉलिटिकल सेंसिटिविटी को समझने की ज़रूरत है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपका जो सवाल था, अगर हमें एनएफसी और पीएफसी को एक साथ डिस्कस नहीं करना चाहिए। एनएफसी एज इट्स ओन राइट प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की ज़रूरत है। वो डिबेट, वो आर्ग्यूमेंट कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि सूबों ने लोकल गवर्नमेंट नहीं बनाई और पीएफसी नहीं बनाई, वो एक अलग चीज़ है। हम ये नहीं कह सकते कि जी कोविड हुआ तो बारिशें ज़्यादा हो गई, ये दो अलग चीज़ है। इसी तरह एनएफसी और पीएफसी अलग चीज़ है। अगर आप एनएफसी को बात करते करते बीच में पीएफसी लाते हैं तो आप उनको मजबूत करते हैं जो एनएफसी के ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो एनएफसी और पीएफसी को एक ही साथ बात नहीं करनी चाहिए। थैंक यू। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया, बहुत खामोशी से सुनते रहे। पता नहीं सुनते रहे ना आप लोग, सवाल तो कोई भी नहीं हुआ, सारे बोझ मुझ पर डाल दिया आप लोगों ने। कोशिश क्या करें कि सवाल क्या करें, और ये मेरे ख्याल में अनाउंसमेंट तो पहले हो गई थी सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट को पढ़ भी लिया करें। जिस सब्जेक्ट पे फोरम हो, ये बेशक फोरम ना हो या कोई और भी इवेंट हो, तो उसमें पढ़ के जाएँ, सवाल करें। ज़ेबिस का अच्छा जाना चाहिए तासुर, एक अच्छा तासुर नहीं गया मेरे पास कि सवाल नहीं हुए। हम बोलते हैं बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, तो सवाल बताएगा ना क्या ब्रिलियंट हैं। अगर सवाल नहीं हुए तो नहीं ब्रिलियंट हैं। मैं आईबीए जाता हूँ, आईबीए में सवाल मुझे कट करने पड़ते हैं कि भाई बहुत हो गया, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, वक्त ख़त्म हो गया। इस तरह इकरा में जाता हूँ तो वहाँ भी सवाल की भरमार होती है। तो ज़ेबिस में मुझे तवक्को नहीं थी कि कोई सवाल नहीं आएगा। एक सवाल भाई का बहुत अच्छा है बलूचिस्तान से, और बलूचिस्तान ज़ाहिर इनका मसला है, इसलिए समझ में आता है। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। वैसे मेरा तजुर्बा है कि सवालात बहुत होते हैं, आज पता नहीं क्या बात है। आज मेरा ख्याल है सब ने रोज़ा रखा है आज। सवाल का रोज़ा रखा है। एक ग्रुप कैसे करोगे, कैसे करोगे बच्चों को भी जो आ सकते, जो आना चाहिए पीछे खड़े हो जाइए बेटा, आप जितने आ सकते हो यहाँ कुछ बैठ जाओ, कुछ खड़े हो जाओ, ये आ जाए बेटा।